हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आपके पास फिर मैं हूँ केमिस्ट्री का एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर। 10th का हम लोग पहली यूनिट कर रहे हैं। 10th की पहली यूनिट है केमिकल रिएक्शंस एंड केमिकल इक्वेशंस। उसमें हमने ये कर लिया पिछले 2 वीडियोस में केमिकल रिएक्शन क्या होती है और किसी केमिकल रिएक्शन को इक्वेशन के फॉर्म में कैसे लिखते हैं और उसे बैलेंस कैसे करते हैं। मीन्स वी हैव डन 2 टॉपिक, दैट इज व्हाट आर केमिकल रिएक्शंस एंड हाउ टू बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। मेरा यूट्यूब चैनल है केमिस्ट्री नॉलेज वर्ल्ड। इसमें आज हम 10th की 3rd वीडियो इस लेसन की करने जा रहे हैं। अगर आपने पहली वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहली 2 वीडियो जरूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप रेगुलरली देखेंगे तो ही आपकी कंसेप्ट क्लियर होंगे। ओके, और सिर्फ देखना नहीं है, शेयर भी करना है, लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है, ताकि जितनी भी वीडियोस होंगी नई उनकी नोटिफिकेशन आपके पास आती रहेगी। इस वीडियो से पहले जितनी वीडियो है इस लेसन की, उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिख जाएंगे। आप वहां से लास्ट वीडियोस जो है वो जरूर देखना और लाइक और शेयर करना और कमेंट भी करना और ये बताना कि आपके केमिस्ट्री के कंसेप्ट स्ट्रांग हो रहे हैं या नहीं। तो चलिए शुरू करें आज का टॉपिक। टुडेज टॉपिक इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? अगर हम सिर्फ एक चेंज को देख लें कि ये एक चेंज हो रही है, तो उस चेंज को देखकर हम ये कैसे आइडेंटिफाई करें दैट दिस मस्ट बी ए केमिकल चेंज, कि ये केमिकल चेंज है, एक ये केमिकल रिएक्शंस है। तो केमिकल चेंज, ये होने वाली जो चेंज है, इट में भी फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। तो हम केमिकल चेंज में ही तो केमिकल रिएक्शन होती है, फिजिकल चेंज में थोड़ी होती है। आपने देखा फर्स्ट वीडियो में फिजिकल चेंज में केमिकल रिएक्शन नहीं होती। तो हम लोग सिर्फ चेंज को देखकर ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये जो चेंज हुई है क्या वो केमिकल चेंज है, मतलब क्या उसमें केमिकल रिएक्शन हुई है या नहीं। इसके लिए आपके पास 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। याद रखिए, केमिकल रिएक्शन की 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है। बाय दैट वी कैन आइडेंटिफाई दैट whether the chemical reaction has taken place or not. These 4 characteristics are evolution of gas, formation of precipitate, change in color and change in temperature. ये 4 कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी केमिकल रिएक्शन की। किसी केमिकल रिएक्शन में एक से ज्यादा भी कैरेक्टरिस्टिक्स हो सकती है, मतलब हो सकता है किसी केमिकल रिएक्शन में चेंज इन कलर भी हो रहा है और प्रेसिपिटेट भी बन रहा है। हो सकता है किसी में चेंज इन टेम्परेचर भी हो रहा है और इवोल्यूशन ऑफ गैस भी हो रही है। मतलब एक केमिकल रिएक्शन में इनमें से एक से, कोई जरूरी नहीं है कि एक केमिकल रिएक्शन में सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक ही दिखाई दे आपको। एक केमिकल रिएक्शन में ये जो 4 कैरेक्टरिस्टिक्स है उसमें एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई दे सकती है। ओके, तो एक एक कैरेक्टरिस्टिक हम डिस्कस करते हैं केमिकल रिएक्शन की। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक है केमिकल रिएक्शन की इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक है, तो इसके लिए हम कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। हमें कैसे पता चलेगा कि होने वाली चेंज में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है? अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है। ओके, तो चलिए एग्जाम्पल है आपके पास। फर्स्ट रिएक्शन, अगर जिंक की मेटल को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, एक्यू मतलब एक्वस सॉल्यूशन, पानी में बनाया हुआ सॉल्यूशन, डाइल्यूट DIL, this indicate for the dilute solution of acid. When zinc metal is react with the dilute sulfuric acid, zinc sulfate is formed. Zinc sulfate is formed and hydrogen gas is evolved. हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी। आपने ये सारी चीजें कर ली हैं पहले से कि अपवर्ड एरो का मतलब है गैस इवॉल्व हो रही है। हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी इसका, क्योंकि इस रिएक्शन में गैस इवॉल्व हुई तो ये चेंज शो करेगा। अगर जिंक को हम लोग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में डालेंगे तो इवोल्यूशन आपको गैस दिखाई देती है। अगर इवोल्यूशन ऑफ गैस दिखाई दी इसका मतलब ये केमिकल रिएक्शन है। ठीक है, चलिए देखिए इस एक्सपेरिमेंट को हम कैसे करेंगे और ये कैसे पता चलेगा हमें कि इवॉल्व होने वाली हाइड्रोजन गैस है। ओके, तो देखिए इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए हम लोग एक कोनिकल फ्लास्क लेते हैं। ओके,
इस कोनिकल फ्लास्क में हमने ले लिया डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, यू कैन टेक डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऑल्सो, बट हमें यहाँ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया है। ओके, और इसमें हमने कुछ जिंक के क्रिस्टल ले लिए, जिंक के टुकड़े ले लिए, जिंक मेटल, ठीक है। और यहां पर हमने लगा दिया एक कॉर्क, और कॉर्क में लगी हुई एक ट्यूब, कॉर्क में ट्यूब। अब क्या होगा कि जब जिंक मेटल डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो इससे हाइड्रोजन गैस निकलेगी, और हाइड्रोजन गैस जब यहाँ आएगी तो हमें पता करना है कि हाइड्रोजन गैस है, निकलने वाली गैस है हाइड्रोजन, कलरलेस गैस होती है क्योंकि हाइड्रोजन गैस दिखाई तो देगी नहीं, कलरलेस गैस है, निकल रही। ओके, तो हाइड्रोजन गैस को चेक करने के लिए हम लोग एक बर्निंग स्टिक इसके पास लेके आते हैं, बर्निंग कैंडल। द बर्निंग कैंडल जैसे इसके पास लेकर आएंगे, दिस हाइड्रोजन गैस बर्न्स विद द पॉप साउंड। ये हाइड्रोजन गैस की कैरेक्टरिस्टिक है, हाइड्रोजन गैस बर्न विथ पॉप साउंड, विथ पॉप साउंड। हाइड्रोजन गैस जो है वो बर्न होगी पॉप साउंड के साथ। जैसे ही आप बर्निंग कैंडल इसके पास लाओगे, हाइड्रोजन गैस स्टार्ट बर्निंग विद द पॉप साउंड। इसका मतलब इवॉल्व होने वाली जो कलरलेस गैस है ये हाइड्रोजन गैस है। इसका मतलब ये हुआ कि क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से गैस निकल रही है और वो निकलने वाली गैस हाइड्रोजन गैस है। Therefore, the reaction between zinc and dilute sulfuric acid is a chemical change, is a chemical reaction that can be represented by the chemical equation. इस तरह से हम शो कर सकते हैं। ओके, चलिए दूसरी एक रिएक्शन लेते हैं जिसकी कैरेक्टरिस्टिक है इवोल्यूशन ऑफ गैस। बड़ी इंटरेस्टिंग रिएक्शन है, इसे हम ऑर्गेनिक में कार्बन कंपाउंड, आपकी लास्ट यूनिट है केमिस्ट्री की, सॉरी सेकंड लास्ट यूनिट है, उसमें भी हम पढ़ेंगे। जब भी कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड मान लीजिए एसिटिक एसिड, ये है आपके पास एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड का कॉमन नाम विनेगर भी है, विनेगर। एसिटिक एसिड जब रिएक्शन करता है सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ, ठीक है, यहां जगह नहीं है इसलिए मैं यहां लिख रही हूं, हो सकता है आपको यहां से दिखाई नहीं दे। लुक एट द प्रोडक्ट हियर। एसिटिक एसिड जब सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा तो प्रोडक्ट बनाएगा सोडियम एसिडेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस, बाकी तो क्या है, एसिटिक एसिड में कलरलेस सॉल्यूशन है, सोडियम का बाइकार्बोनेट का अगर सॉल्यूशन लोगे तो भी वो कलरलेस सॉल्यूशन है, और जब हम इसमें ऐड करेंगे तो सोडियम एसिटेट भी कलरलेस सॉल्यूशन ही बनेगा, पानी तो है ही कलरलेस। ओके, तो ऐसा लगेगा कि वाटर में वाटर ही ऐड कर रहे हो, क्या बन रहा है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड गैस का इवोल्यूशन आपको दिखाई देगा। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ निकलने वाली गैस है। ओके, अगर ब्रिस्क एफरवेसेंस, जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक की बोतल खोलते हैं फीजी ड्रिंक्स की, तो एफरवेसेंस के साथ जो गैस निकलती है वो कार्बन डाइऑक्साइड होती है। इसी तरह से इसमें से ये गैस इवॉल्व होगी और हम लोग पहचान जाएंगे निकलने वाली गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड है। इसका मतलब जरूर जब एसिटिक एसिड और सोडियम बाइकार्बोनेट को आपने मिलाया है तो क्या हुई है, केमिकल रिएक्शन हुई है, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक शो कर रहा है केमिकल रिएक्शन की, दैट इज इवोल्यूशन ऑफ गैस। सी हाउ दिस ऑकर। अगर आपने ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें कलरलेस सॉल्यूशन लिया, कलरलेस ही होता है भाई एसिटिक एसिड, पानी के जैसा सॉल्यूशन होता है, और इसमें हमने मिलाया सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट। ओके, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस टेक्स प्लेस विद द ब्रिस्क एफरवेसेंस, यहां से निकलेगी ब्रिस्क एफरवेसेंस के साथ द कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज इवॉल्व्ड। कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास अगर हम लोग बर्निंग कैंडल लेके आएंगे तो कैंडल बुझ जाएगी, बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड गैस डज नॉट सपोर्ट इन कंबशन। इज इट क्लियर? तो इस रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, इवोल्यूशन ऑफ गैस। समझ में आया आपको पहली कैरेक्टरिस्टिक? अगर कोई चेंज हो रहा है और उस चेंज में इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है तो समझ लेना दैट माइट बी केमिकल रिएक्शन, कोई केमिकल रिएक्शन हो सकती है, उसमें केमिकल चेंज हो रहा है। ओके, चलो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं हम लोग।
सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक है किसी केमिकल रिएक्शन की, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अगर किसी चेंज में कोई आप 2-3 सब्सटेंस रिएक्शन करवा रहे हो और प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसका मतलब दिस इज केमिकल चेंज, कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है जिससे प्रेसिपिटेट बन रहा है। तो सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है आपके पास केमिकल रिएक्शन की, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। व्हाट इज प्रेसिपिटेट बताइए, मैंने आपको पहले वीडियो में भी बताया था, शायद याद होगा। प्रेसिपिटेट क्या है? जब कोई केमिकल रिएक्शन हम करवाते हैं और केमिकल रिएक्शन में लास्ट में सॉलिड बच जाता है, सपोज ये सॉल्यूशन है, इसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है और केमिकल रिएक्शन में लास्ट में लिक्विड के नीचे जो सॉलिड जमा हो जाता है, दैट सॉलिड विल सेटल डाउन एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, दैट इज कॉल्ड एज प्रेसिपिटेट। उसे प्रेसिपिटेट कहते हैं क्योंकि बॉटम के नीचे सेटल होता है, इसीलिए प्रेसिपिटेट को हम लोग डाउनवर्ड एरो से शो करते हैं। इसे क्लियर? चलिए कोई ऐसे रिएक्शन लेते हैं जिसमें प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है, बड़ी सिंपल सी रिएक्शन है। अगर हम लोग रिएक्शन करवाते हैं बेरियम क्लोराइड विद सोडियम सल्फेट, बेरियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कलरलेस सॉल्यूशन है, सोडियम सल्फेट का सॉल्यूशन भी कलरलेस सॉल्यूशन है। When barium chloride is reacted with the sodium sulfate, aqueous solution, both are dissolved in water. 2 टेस्ट ट्यूब लेंगे, एक में बेरियम क्लोराइड, एक में सोडियम सल्फेट, हम मिक्स करेंगे और जब हम मिक्स करेंगे तो हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड का कलरलेस सॉल्यूशन बनेगा, एक्वेस सॉल्यूशन। बैलेंस कर दिया मैंने 2 लगा के, प्लस बेरियम सल्फेट का एक व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट नीचे सेटल हो जाएगा। ऐसा लगेगा 2 सॉल्यूशन आप मिक्स कर रहे हो। देखिए इस टेस्ट ट्यूब में आपके पास बेरियम क्लोराइड सॉल्यूशन है और हमने इसमें ऐड कर दिया सेम ऐसा ही सोडियम सल्फेट, और जैसे ही आपने सोडियम सल्फेट का एक्वेस सॉल्यूशन इसमें ऐड किया, you will see that white color precipitate is formed that settle at the bottom. ये white color का precipitate नीचे settle हो जाएगा, that is the बेरियम सल्फेट प्रेसिपिटेट। इसका मतलब जब ये 2 सब्सटेंस आपस में रिएक्शन किए तो आपको दिखाई दिया कि प्रेसिपिटेट बन रहा है। अगर प्रेसिपिटेट बन रहा है इसका मतलब डेफिनेट है, क्या है ये? एक केमिकल रिएक्शन है, एक केमिकल रिएक्शन हो रही है। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जांपल ले लें हम लोग फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट का। एग्जांपल है आपके पास व्हेन लेड नाइट्रेट, ओके, सेकंड एग्जांपल यहां लिखते हैं, व्हेन लेड नाइट्रेट इज रिएक्टेड विद लेड नाइट्रेट एक्वेस सॉल्यूशन, कंपाउंड का पानी में डिसॉल्व कर लेते हैं सॉलिड को, इज रिएक्टेड विद द पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज आल्सो द एक्वेस सॉल्यूशन। We have dissolved the potassium iodide salt into the water, prepared the aqueous solution. Okay? और जब ये दोनों aqueous solution को मिक्स करेंगे तो बिल्कुल क्लियर आपको येलो कलर का प्रेसिपिटेट दिखाई देगा, येलो प्रेसिपिटेट जो बॉटम पे सेटल हो गया है नीचे। ओके, और वो प्रेसिपिटेट किसका है? वो प्रेसिपिटेट है लेड आयोडाइड का। पोटेशियम नाइट्रेट भी बनता है लेकिन ये सॉल्यूशन में डिसॉल्व रह जाता है। ठीक है, इक्वेशन को बैलेंस करें। नहीं बैलेंस के लिए मैंने क्या कहा था? सबसे बड़ा फॉर्मूला ढूंढो। सबसे बड़ा फॉर्मूला मतलब सबसे ज्यादा एटम्स जिसमें है कंपाउंड में वो ढूंढिए, तो सबसे ज्यादा एटम इसी में है। 2 एटम नाइट्रोजन के, 6 एटम ऑक्सीजन के, यस और नो? तो यही है। अब बताइए इसमें नाइट्रोजन कितने, लेड कितना? 1 हो गया बैलेंस। देखिए नाइट्रोजन इसमें कितने हैं? 2। यहाँ पर नाइट्रोजन कितना हो गया? 1 हो गया, बैलेंस कर लो। ओके, उसके बाद में बैलेंस करेंगे हम लोग ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितने हैं? 6। वहां पर भी ऑक्सीजन पोटेशियम नाइट्रेट में कितने हैं? 6, बैलेंस। उसके बाद में आते हैं आयोडीन। आयोडीन यहाँ पर कितना? 1। यहाँ पर कितना है? 2। 2 की भी क्या करो? 2 से मल्टीप्लाई कर दो। पोटेशियम 2, पोटेशियम 2, बैलेंस। दोनों साइड लेफ्ट हैंड साइड जहां आपने रिएक्टेंट लिखे हैं और राइट हैंड साइड जहां प्रोडक्ट लिखे जाते हैं, दोनों साइड हर एलिमेंट के एटम्स के नंबर इक्वल होने चाहिए। इक्वल है इसका मतलब ये इक्वेशन बैलेंस्ड है। ओके, और आपने देखा
इस रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक है, इसमें प्रेसिपिटेट बना, बिल्कुल क्लियर येलो। ऐसा लगता है दो वाटर को मिला रहे हो, क्योंकि ये वाटर जैसे सॉल्यूशन होता है ना, एक्चुअली सॉल्यूशन कलरलेस होते हैं, दो वाटर को मिला रहे हो तो येलो कलर का प्रेसिपिटेट नीचे जमा हो जाएगा। अगर येलो कलर का प्रेसिपिटेट बन गया, नीचे सेटल हो जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है बेटा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। इज इट क्लियर? अच्छा, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के साथ क्या इस रिएक्शन में कोई और भी कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है? फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट के साथ यहाँ पर इस रिएक्शन में एक और कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है, दैट इज चेंज इन कलर। दैट इज चेंज इन कलर। देखिए, कलरलेस सॉल्यूशन थे और प्रेसिपिटेट कैसा बन गया भाई, येलो बन गया। इसका मतलब ये रिएक्शन जो है आपको दो कैरेक्टरिस्टिक शो करती है। कौन कौन सी? चेंज इन कलर एज वेल एज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। तो केमिकल रिएक्शंस में एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने जो केमिकल रिएक्शन की कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी 4, वो एक रिएक्शन एक ही कैरेक्टरिस्टिक शो करेगी। नो, इट इज नॉट नेसेसरी। वन केमिकल रिएक्शन may show more than one characteristic. Also, this reaction showing the reaction of lead nitrate with the potassium iodide solution showing two characteristics. बताइए कौन कौन सी? That is the formation of precipitate and change in color. क्योंकि सोल्यूशन प्रेसिपिटेट कैसा बन रहा है, येलो कलर का, और ये जो सॉल्यूशंस थे वो कैसे थे, कलरलेस थे। इज इट क्लियर? प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक है फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट। अब इसमें कलर चेंज भी हो रहा है, तो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक भी दिखाई देती है आपको, चेंज इन कलर। ओके, तो बेटा आपने 3 कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन की अच्छे से देख ली। कौन कौन सी? बोलो, फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट एंड evolution of gas and change in color. Now we are coming to the fourth characteristic, very important characteristic, that is change in temperature. See, when we see the reaction and the temperature is changing. अब टेम्परेचर चेंज कैसे होगा, कैसे हमें पता चलेगा कि रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज हुआ है? देखिए, जब आपने दो सब्सटेंस को रिएक्शन करवाया और दो सब्सटेंस को रिएक्शन करवाने के बाद आपने कंटेनर को हाथ लगा के देखा, और कंटेनर को हाथ लगा के देखा और कंटेनर गर्म है, कंटेनर गर्म है, इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हुई है, हीट रिलीज हुई, एनर्जी रिलीज हुई, मीन्स हीट रिलीज हुई, टेम्परेचर क्या हुआ, इंक्रीज। अगर आपने दो सब्सटेंस को मिलाया, दो सॉल्यूशन को मिलाया और थर्मोमीटर से मेजर किया और ये देखा सॉल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो गया। पहले सॉल्यूशन दोनों जो हमने लिए थे वो रूम टेम्परेचर पे थे, 25 डिग्री सेल्सियस पे, सब्सटेंस सॉल्यूशन किसी भी फॉर्म में थे। जब हमने मिक्स किया उनको, मिक्स करने के बाद आपने देखा उस मिक्सचर का टेम्परेचर जो है, जो आपने इनिशियल टेम्परेचर लिया था उससे कम हो गया, उससे कम हो गया। इसका मतलब देयर इज डिक्रीज इन टेम्परेचर। तो हम कहते हैं चेंज इन टेम्परेचर भी केमिकल रिएक्शन, चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर is also the very good characteristic of a chemical reaction. Change in temperature भी chemical reaction की बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है। टेम्परेचर किसी रिएक्शन में, किसी चेंज में, अगर किसी प्रोसेस में टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, तो समझ लेना कि दिस माइट बी केमिकल रिएक्शन, ये केमिकल रिएक्शन हो सकती है, डेफिनेट है। अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन है। इज इट क्लियर? चलिए हम लोग देखते हैं चेंज इन टेम्परेचर किस तरह से होता है। तो चेंज इन टेम्परेचर के हिसाब से क्या होती है, रिएक्शन दो टाइप की होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड रिएक्शंस एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन, बड़े इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन and exothermic reactions. Okay, what mean by endothermic reaction? Endothermic reaction means the chemical reaction during which heat is absorbed, heat or energy is absorbed. अगर ये रिएक्शन हो रही है और हीट एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इसका मतलब जब रिएक्शन हो रही है तो रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर गेट डिक्रीज्ड, ठीक है। तो रिजल्टेंट टेम्परेचर
जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होगी तो रिजल्टेंट टेम्परेचर ऑफ रिएक्शन मिक्सचर डिक्रीज हो जाएगा। अगर रिएक्शन मिक्सचर का रिजल्टेंट टेम्परेचर डिक्रीज हो गया, आप वो रिएक्शन जो है हीट के सप्लाई करने से हो रही है, तो समझ लेना वो कैसी रिएक्शन है भाई, वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। इज इट क्लियर? ऐसी रिएक्शन, ऐसा इक्वेशन जिसमें हम रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फॉर्मूला के साथ साथ हीट चेंज भी रिप्रेजेंट करते हैं, एनर्जी चेंज भी रिप्रेजेंट करते हैं। एनर्जी चेंज भी अगर हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं तो समझ लीजिए कि कैसे उस इक्वेशन को हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। क्या कहेंगे? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। व्हाट डू मीन बाय दिस टर्म? थर्मोकेमिकल इक्वेशन। अभी तक तो था सिर्फ केमिकल इक्वेशन, अब एक नया टर्म आ गया थर्मोकेमिकल इक्वेशन। थर्मोकेमिकल इक्वेशन मीन्स in chemical equation energy change is also represented. Energy change is also represented. अगर उस केमिकल इक्वेशन में आपने एनर्जी चेंज भी रिप्रेजेंट कर दी कि इस रिएक्शन में इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है, हीट एब्जॉर्ब हो रही है, इवॉल्व हो रही है, तो उसे हम क्या कहेंगे भाई? उसे हम कहेंगे थर्मोकेमिकल इक्वेशन। सुनिए, जैसे एग्जांपल है आपके पास एक नाइट्रोजन गैस जब ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है तो ये कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और नाइट्रिक ऑक्साइड गैस बनाता है। ओके, अगर रिएक्टेंट के साइड आपने प्लस एनर्जी लिखी है, रिएक्टेंट के साइड प्लस हीट लिखी है, इसका मतलब रिएक्टेंट ने हीट एब्जॉर्ब कर ली और क्या बनाया? प्रोडक्ट बनाया। ऐसे केस में जिसमें रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करता है और प्रोडक्ट बनाता है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक है। बहुत सारे सॉल्ट का सॉल्यूशन जो है, जब हम सॉल्ट को पानी में डिसॉल्व करते हैं तो एक एंडोथर्मिक प्रोसेस हो सकता है। आपको कैसे पता चलेगा एंडोथर्मिक प्रोसेस थी? आप रिजल्टेंट सॉल्यूशन को हाथ लगा के देखिए। अगर रिजल्टेंट सॉल्यूशन का टेम्परेचर इनिशियल टेम्परेचर से कम हो गया है, या थर्मोमीटर से मेजर करके देखिए कम हो गया है, इसका मतलब वो एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन को इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। रिएक्टेंट के साइड प्लस एनर्जी मैंने लिख दी, इसका मतलब ये एंडोथर्मिक रिएक्शन है। अगर एग्जैक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं, आपके सिलेबस में तो सिर्फ इतना ही लिख देते हैं कि एंडोथर्मिक है प्लस एनर्जी। इफ यू राइट एग्जैक्ट एनर्जी, सी हाउ वी राइट। नाइट्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन करता है और ये एब्जॉर्ब करता है एनर्जी 180.7 किलो जूल एंड इट फॉर्म नाइट्रिक ऑक्साइड। सी, इस इक्वेशन में हमने क्या किया है? जो एनर्जी एब्जॉर्ब हुई, देखो रिएक्टेंट के साइड प्लस आपने लिख दिया, इसका मतलब रिएक्टेंट ने इतनी एनर्जी एब्जॉर्ब की और ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ, तो ये रिएक्शन क्या हुई? एंडोथर्मिक हुई। रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो प्रोडक्ट का रिएक्टेंट से कम होगा। रिजल्टेंट सोल्यूशन, अगर ये तो गैसेस स्टेट में है, सपोज सोल्यूशन स्टेट में रिएक्शन हो रही है तो रिजल्टेंट सोल्यूशन का टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा। ओके, बहुत सारी डिकम्पोजिशन की जो रिएक्शन होती है वो भी क्या होती है? वो हीट देने से होती, एनर्जी देने से होती है। उन्हें कहते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एग्जांपल देखिए हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन का। चलिए यहाँ पर देखते हैं, एंडोथर्मिक ही डिस्कस कर रहे हैं बेटा, अभी हम एक्सोथर्मिक की तरफ नहीं आए, इसलिए ये हेडिंग में मिटा देती हूँ। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सोथर्मिक। ये सारे एग्जाम्पल एंडोथर्मिक के हैं। सपोज अगर मैंने लेड नाइट्रेट को हीट किया, तो लेड नाइट्रेट को हीट करने से ये डिकम्पोज होता है। लेड नाइट्रेट सॉलिड है, लेड ऑक्साइड सॉलिड प्लस नाइट्रोजन गैस और प्लस ऑक्सीजन गैस, O2 गैस। See here, nitrogen gas, which is a nitrogen dioxide gas, which is evolved. These have the dark brown color. डार्क ब्राउन कलर की गैस होती है, ब्राउन कलर गैस। जब आप लेड नाइट्रेट को हीट करोगे
तो लेड ऑक्साइड सॉलिड बन जाएगा और एक ब्राउन कलर भी, ऑक्सीजन गैस तो कलरलेस है ना, दिखाई नहीं देती कि इवॉल्व हो रही है कि नहीं, लेकिन लेड नाइट्रेट के हीट करने से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के जो ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलते हैं वो आपको क्लियर दिखाई देते हैं। तो आप क्या कहोगे कि ये केमिकल रिएक्शन हीट, ट्राइंगल लिखने का मतलब क्या हुआ बेटा एरो पे, कि ये जो रिएक्शन है वो कैसे हुई, हम ऐसे लिखते हैं लेड नाइट्रेट को हीट देने से हुई, यस और नो, लेड नाइट्रेट को हीट सप्लाई करने से हुई, क्योंकि रिएक्टेंट ने हीट ली तो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। तो भाई ये कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक रिएक्शन, यस और नो, कैसी रिएक्शन है ये, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस कैसी है, ब्राउन कलर की गैस है, दिखाई देती है। देखिए अगर ये आपके पास टेस्ट ट्यूब है, इस टेस्ट ट्यूब में आप लेड नाइट्रेट लेते हो, लेड नाइट्रेट को भाई हीट करते हो, हीट करने पर थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं इसको, हीट देने से डिकम्पोजिशन हो रहा है, तो आपको बिल्कुल क्लियर दिखाई देगी भाई यहाँ पर ब्राउन कलर की गैस निकल रही है। ऑक्सीजन भी तो निकल रही है, बट ऑक्सीजन गैस कलरलेस है ना, तो वो हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते निकल रही है कि नहीं, इज इट क्लियर। लेकिन ये जो ब्राउन कलर की गैस निकलती है, ब्राउन गैस इज इवॉल्व, दैट इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। आपको बता तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की एक बहुत अच्छी कैरेक्टरिस्टिक है, अगर इसके पास कॉपर मेटल लेकर आओगे तो कॉपर मेटल के लाने से और डार्क ब्राउन कलर की फ्यूम्स निकलती है। कॉपर चिप इसके पास लेकर आओ तो जो ब्राउन कलर की फ्यूम्स है वो और डार्क और डेंस हो जाते हैं, डार्क और डेंस वायर ब्राउन कलर के फ्यूम्स निकलने लगते हैं। अगर कॉपर चिप इसके पास लेके जाए, कॉपर मेटल इसके पास लेके जाए, समझ में आ जाता है कि जो निकलने वाली गैस है वो कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। देखो हर गैस की अपनी कैरेक्टरिस्टिक है, इवोल्यूशन ऑफ गैस आप चेक कर सकते हैं कि निकलने वाली गैस कौन सी है। जैसे मैंने कहा ना, अगर कलरलेस गैस निकल रही है, बर्निंग कैंडल उसके पास लेके जाओ और पॉप साउंड के साथ वो गैस बर्न होने लगी, इसका मतलब हाइड्रोजन गैस है। अगर बर्निंग कैंडल उसके पास लेके गए और वो बुझ गई, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड बर्न होने लगी, इसका मतलब ये लाइफ सपोर्टिंग गैस है यानी ऑक्सीजन गैस है। और अगर आपके पास ब्राउन कलर की गैस निकली और वो ब्राउन कलर की गैस में क्या हुआ भाई, ब्राउन कलर की गैस डेंस और ब्राउन कलर के फ्यूम्स हो गए, अगर उसके पास कॉपर मेटल की चिप लेके गए, इसका मतलब निकलने वाली गैस कौन सी है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है। तो आप क्या कहोगे, इस रिएक्शन की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक है बताइए। एक तो उसमें इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रहा है और आप इसे हीट दे रहे हो, इसका मतलब चेंज इन टेम्परेचर, हीट देने से रिएक्शन हो रही है, इसका मतलब एंडोथर्मिक रिएक्शन है, हीट एब्सॉर्ब करके हो रही है, इसका मतलब इस केमिकल रिएक्शन की दो कैरेक्टरिस्टिक हैं, चेंज इन टेम्परेचर एज वेल एज द इवोल्यूशन ऑफ गैस। हो सकता है अच्छा फिजिकल स्टेट के चेंज के बारे में आप क्या बोलोगे, बेटा फिजिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही है, क्या सॉलिड है, सॉलिड से गैस बन रहा है, बेटा चेंज इन फिजिकल स्टेट is one of the characteristic, might be the characteristic of chemical reaction, लेकिन सिर्फ चेंज इन फिजिकल स्टेट होना एक केमिकल रिएक्शन को आइडेंटिफाई नहीं करता, क्योंकि फिजिकल चेंज में भी तो क्या होते हैं, चेंज इन फिजिकल स्टेट होती है। इसलिए हम ये नहीं कह सकते चेंज इन फिजिकल स्टेट केमिकल रिएक्शन में होता है, लेकिन ये एक कैरेक्टरिस्टिक नहीं है केमिकल रिएक्शन की। अगर किसी रिएक्शन में सिर्फ चेंज इन फिजिकल स्टेट हो रहा है तो हम ये नहीं कहेंगे कि केमिकल रिएक्शन हो गई। हाँ, केमिकल रिएक्शन हो रही है तो चेंज इन फिजिकल स्टेट हो सकता है, बट दैट इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। ओके, मतलब सिर्फ चेंज इन फिजिकल स्टेट होना ही काफी नहीं है केमिकल रिएक्शन होना, मतलब ये नहीं कह सकते कि चेंज इन फिजिकल स्टेट होगी तो पक्का केमिकल रिएक्शन हो ही गई। ठीक है, तो आपको समझ में आया बेटा एंडोथर्मिक रिएक्शन क्या होती है। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हीट एब्सॉर्ब होती है। एक बार इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए ये जो हीट चेंज है जिसको अब मैंने क्या कहा, रिएक्टेंट के साइड आपने प्लस हीट करके लिख दिया, तो समझ लीजिए कि ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। इज इट क्लियर। अब इस हीट चेंज को हम लोग रिएक्शन में डेल्टा एच की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। डेल्टा एच क्या होता है, डेल्टा एच रिएक्शन का ये है, ऐसे भी बोलते हैं। डेल्टा एच का मतलब है भाई इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी का मतलब वही है बेटा हीट चेंज, हीट चेंज ऑफ रिएक्शन, एनर्जी चेंज ऑफ रिएक्शन। इंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन मतलब हीट चेंज ऑफ रिएक्शन। ओके, जैसे आपने ये रिएक्शन लिखी, रब कर दो इसको,
अब आपको ये दिखाना है कि एंडोथर्मिक रिएक्शन को आप डेल्टा H के फॉर्म में कैसे लिखोगे। ठीक है, मतलब थर्मोकेमिकल इक्वेशन में जो एनर्जी चेंज है उसको डेल्टा H के फॉर्म में कैसे लिखा। देखिए, आपके पास ये रिएक्शन है, नाइट्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद द ऑक्सीजन गैस इट एब्सॉर्ब 180.7 किलोजूल गेट कन्वर्ट इनटू द नाइट्रिक ऑक्साइड। इस रिएक्शन को ऐसे हम लिख सकते हैं डेल्टा H के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस प्लस ऑक्सीजन गैस नाइट्रिक ऑक्साइड बन गई और इस रिएक्शन की इंथैल्पी चेंज है प्लस 180.7 किलोजूल। ओके बेटा, डेल्टा H प्लस होना, अगर किसी रिएक्शन की डेल्टा H पॉजिटिव है तो समझ लीजिए वो रिएक्शन एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक है। जितने भी थर्मल डिकम्पोजिशन होती है वो ज्यादातर रिएक्शन एंडोथर्मिक है। हीट के प्रेजेंस में तो होती है, एनर्जी के प्रेजेंस में होती है। जैसे फोटोसिंथेसिस, एनर्जी चाहिए उस रिएक्शन के लिए, एनर्जी एब्जॉर्ब करके वो होगी, चाहे वो एनर्जी किसके फॉर्म में हो, लाइट के फॉर्म में हो या हीट के फॉर्म में हो। फोटोसिंथेसिस भी एक एंडोथर्मिक रिएक्शन है। एंडोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे भी, फोटोसिंथेसिस में क्या हुआ, कार्बन डाइऑक्साइड, अब बैलेंस तो कर लोगे, प्लस वाटर, ठीक है, सनलाइट के प्रेजेंस में, सनलाइट को क्या करते हैं, ये एब्जॉर्ब करते हैं कि नहीं। सनलाइट क्लोरोफिल के प्रेजेंस में किसमें कन्वर्ट हुए, ग्लूकोज में। बैलेंस कर लोगे रिएक्शन को, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन गैस। ओके, सो दिस रिएक्शन ऑकर्स बाय द एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट। ये सनलाइट के एब्जॉर्प्शन से हुई, इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, ये रिएक्शन भी एंडोथर्मिक रिएक्शन। जो भी रिएक्शन किसके प्रेजेंस में होगी, बोलिए एनर्जी के प्रेजेंस में, हीट लेने से, एनर्जी लेने से होगी। जिस रिएक्शन की डेल्टा H पॉजिटिव होगी वो रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल है आपके पास, जब कार्बन रिएक्शन करती है वो कार्बन सॉलिड वाटर वेपर्स के साथ तो बनाती है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस एंड इट इज गिवन कॉमा करके डेल्टा H। इस रिएक्शन की डेल्टा H की वैल्यू है प्लस 131.4 किलोजूल। तो क्या है बेटा ये डेल्टा H? डेल्टा H रिएक्शन का शो कर दिया, या इसे ऐसे लिख दिया जाता, कार्बन प्लस वाटर फिजिकल स्टेट के साथ एंड प्लस 131.4 किलोजूल, बोथ आर सेम थी, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एंडोथर्मिक है। इसने इतनी हीट एब्जॉर्ब की, डेल्टा H के फॉर्म में चाहे एनर्जी चेंज को दिखा दे, चाहे रिएक्टेंट के साइड प्लस एनर्जी करके दिखा दे, इसका मतलब ये रिएक्शन एंडोथर्मिक है। फिर आपको बताती हूँ, फोटोसिंथेसिस है, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन, बहुत सारी थर्मल डिकम्पोजिशन हम पढ़ेंगे। थर्मल मतलब हीट देने से डिकम्पोजिशन हो रहा है, ये सारी रिएक्शन एंडोथर्मिक होती है। और जब एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है तो रिजल्टेंट टेम्परेचर जो है वो मिक्सचर का डिक्रीज हो जाता है। ओके, चलिए, चेंज इन टेम्परेचर में हमारे पास सेकंड आती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो लास्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होती हैं, ठीक है। एक्सो वर्ड बता रहा है, एक्सो मतलब बाहर निकलती है, ऐसी रिएक्शन जिसमें एनर्जी या हीट रिलीज होती है, एक्सोथर्मिक। इसका मतलब जब ये रिएक्शन होगी तो रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ओके, ड्यूरिंग दिस रिएक्शन एनर्जी इज इवॉल्व, एनर्जी इवॉल्व होगी, एनर्जी इज इवॉल्व। ओके, रिजल्टेंट टेम्परेचर गेट इंक्रीज, रिजल्टेंट टेम्परेचर गेट इंक्रीज। आप सॉल्यूशन को हाथ लगा के देखिए, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ होगा। इसका बहुत अच्छा एग्जांपल हम लेते हैं, क्विकलाइन। क्विकलाइन का फॉर्मूला क्या है, क्विकलाइन, क्विकलाइन मतलब कैल्शियम ऑक्साइड। अगर क्विकलाइन को हम पानी में ऐड करते हैं
क्विक लाइम को लाके पानी में ऐड करते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे स्लैग्ड लाइम भी बोलते हैं। ओके, स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के डाइल्यूट सॉल्यूशन को लाइम वाटर भी बोलते हैं। स्लैग्ड लाइम प्लस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट गेट रिलीज्ड। अगर आपने क्विक लाइम पानी में ऐड किया और इसका टेम्परेचर चेक किया, क्विक लाइम ऐड करने के बाद द सॉल्यूशन बिकम हॉट, सॉल्यूशन गर्म हो जाता है, सॉल्यूशन बिकम हॉट, सॉल्यूशन हॉट हो गया, इसका मतलब हीट रिलीज हुई है। ओके, ये जब रिएक्शन हुई तो हीट रिलीज हुई है, और हीट रिलीज हुई इसका मतलब ये रिएक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक है। अगर किसी केमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड आपने प्लस हीट लिख दी, प्रोडक्ट के साइड, देखो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साथ साथ आपने एनर्जी चेंज भी लिख दिया। अगर प्रोडक्ट के साइड आपने हीट लिख दी या डेल्टा एच के फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट करेंगे रिएक्शन को, वो लिख दिया तो समझ लेना प्रोडक्ट के साइड हीट लिखने का मतलब ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, और ये इक्वेशन थर्मोकेमिकल इक्वेशन। ठीक है, चलिए हम कुछ और एग्जांपल लेते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन के। अगर किसी भी फ्यूल का हम कंबशन करते हैं, कोई भी फ्यूल ले लीजिए, जैसे एग्जांपल है कार्बन, तो कार्बन अगर हमने लिया और कार्बन को ऑक्सीजन गैस के साथ कंबशन करवाया तो कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस क्या होगी, कुछ एनर्जी प्रोड्यूस भी होगी। फ्यूल का कंबशन हमेशा कैसे रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक है। पेट्रोल है, डीजल है, कार्बन है, ये सब फ्यूल के कंबशन से क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। उसी एनर्जी से तो फिर हम काम करते हैं, हाँ या नहीं। कोल के कंबशन से हीट रिलीज होती है, उस हीट से फिर हम क्या बनाते हैं, खाना बनाते हैं। इसी तरह से एलपीजी के कंबशन से क्या होती है, हीट रिलीज होती है, हीट निकलती है, एनर्जी लाइट निकलती है, तो वो हीट क्या है, कुकिंग में काम आती है। इसका मतलब कंबशन ऑफ फ्यूल हमेशा कौन सी रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक होती है। देखिए इस रिएक्शन में कार्बन प्लस ऑक्सीजन हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड बना और प्लस आपके पास 393.5 किलो जूल, ये लिख दिया मैंने। अगर फिर मैं आपको रिप्रेजेंट कर रही हूँ, अगर थर्मोकेमिकल इक्वेशन में प्रोडक्ट के साइड प्लस लिखा हो, हीट प्लस एनर्जी, प्रोडक्ट के साइड लिखा है मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, प्रोडक्ट में इतनी हीट निकली है। रिएक्टेंट के साइड प्लस लिखा है, इसका मतलब रिएक्टेंट ने इतनी हीट ली है, तो वो एंडोथर्मिक है। प्रोडक्ट के साइड हीट मतलब इतनी हीट प्रोडक्ट में बनी है। प्रोडक्ट साइड हीट बनने का मतलब रिजल्टेंट टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अगर इस रिएक्शन को हम डेल्टा एच के फॉर्म में शो करें तो हम कहेंगे कार्बन ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा, और इस रिएक्शन की डेल्टा एच एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज, एनर्जी चेंज कितनी होगी, -393 वैल्यू है ये भाई, साइन बदल रहा है। देखिए डेल्टा एच के साइन माइनस का मतलब है रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, डेल्टा एच माइनस मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक। तो डेल्टा एच एनर्जी चेंज रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन का। अगर डेल्टा एच प्लस है तो समझ लेना एंडोथर्मिक, और माइनस है तो एक्सोथर्मिक। क्विक लाइम को हम पानी में डालेंगे, रिजल्टेंट सॉल्यूशन गर्म हो जाएगा, इसका मतलब वो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। इसी तरह से किसी भी फ्यूल का कंबशन करेंगे, इसको याद रखना। कार्बन एक एग्जांपल दिया है, पेट्रोल, डीजल, अल्कोहल, बेंजीन, किसी भी हाइड्रोकार्बन का कंबशन करेंगे, दैट इज द कंबशन ऑफ फ्यूल। कंबशन ऑफ फ्यूल इज ऑलवेज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कंबशन ऑफ फ्यूल हमेशा क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी, उसकी डेल्टा एच हमेशा नेगेटिव होगी। थर्मोकेमिकल इक्वेशन में उसमें एनर्जी जो है वो प्रोडक्ट साइड लिखी जाएगी, प्लस एनर्जी प्रोडक्ट में होगी। एग्जांपल है आपके पास रेस्पिरेशन में, रेस्पिरेशन भी एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। रेस्पिरेशन में क्या होता है, हम लोग ऑक्सीजन इनहेल करते हैं और वो ऑक्सीजन जो है वो ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में फूड के डाइजेशन से बना है, उस ग्लूकोज का कंबशन करती है। इज इट क्लियर? और ग्लूकोज का कंबशन करके क्या बनाती है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर। ओके, स्टैंडर्ड स्टेट लिखिए वाटर की, एंड प्लस एनर्जी प्रोड्यूस करती है।
तो रेस्पिरेशन में ये रिएक्शन होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं, एक्सहेल करते हैं। तो ऑक्सीजन जो अंदर गई उसने ग्लूकोज का कंबशन किया, फिर बैलेंस करें रिएक्शन। तो बड़ा फॉर्मूला यही है कंपाउंड का, 6 कार्बन हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 12, 6 हो गए, और ऑक्सीजन कितने हो गए 12 प्लस 6, 12 प्लस 6 कितने हो गए 18, 18 में से 6 यहाँ पर हो गए, 12 बच गए, तो 12 ही हो। ओके, तो आपने देखा रेस्पिरेशन में भी एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है। कार्बन डाइऑक्साइड फूड के कंबशन, सॉरी फ्यूल यहाँ पर कौन है, ग्लूकोज, ग्लूकोज की कंबशन से क्या हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और प्लस एनर्जी बन रही है, प्लस एनर्जी बन रही है, प्रोडक्ट साइड एनर्जी बन रही है। इसका मतलब ये रिएक्शन कौन सी है, एक्सोथर्मिक है। आई थिंक यू अंडरस्टूड कि केमिकल रिएक्शन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। केमिकल रिएक्शन की 4 मेन कैरेक्टरिस्टिक है। पहला है चेंज इन, बोलो सॉरी, पहला क्या था आपके पास, इवोल्यूशन ऑफ गैस, सेकेंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, थर्ड आपके पास क्या थी, चेंज इन कलर, और फोर्थ चेंज इन टेम्परेचर। केमिकल रिएक्शन एक से ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक भी शो कर सकता है, एक ही केमिकल रिएक्शन में 2-3 कैरेक्टरिस्टिक भी शो हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई चेंज हो रहा है और उनमें ये कैरेक्टरिस्टिक शो हो रही है तो इसका मतलब डेफिनेटली वो केमिकल रिएक्शन है। अंडरस्टूड? तो आई थिंक आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर है कि केमिकल रिएक्शंस की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, कैसे हम किसी रिएक्शन को देखकर जज करेंगे ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है, कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स हम इसके देखेंगे। अगर आपको समझ में आया अच्छे से तो आप नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए रेडी रहिए, बेल आइकन प्रेस करके रखिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और इस वीडियो को सबके साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और भाई सबको बता दीजिए। ओके, थैंक यू।